Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Mandar Prabhu. I am FMG graduate from International Medical University, Bishkek, Kyrgyzstan, and I recently passed FMG in January 2025. I got number of 185 out of 300. ये जो वीडियो है ये FMG आगे जो देने वाले हैं, जो भी FMG में जूनियर्स है जो जुलाई और दिसंबर में देंगे उनके लिए खासकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, या फिर मतलब ऑनलाइन लेनी चाहिए या फिर ऑफलाइन लेनी चाहिए, या फिर मतलब अब हमारा प्रिपरेशन टाइम है तो फिर हम प्रिपरेशन FMG का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे उसको लैब्स में, लैब 1, लैब 2, लैब 3। उसके बाद में MCQs अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कौन से MCQs सॉल्व करने चाहिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी चाहिए, कस्टम मॉडल सॉल्व करनी चाहिए, वो कब करनी चाहिए, PYQs कब सॉल्व करनी चाहिए, कितने करने चाहिए। उसके बाद में रिवीजन हम करेंगे तो कितने रिवीजन्स इंपॉर्टेंट है, कितने रिवीजन के लेयर्स इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन कैसे करनी चाहिए, नोट्स देखने चाहिए या फिर वीडियोज़ ही वापस देखनी चाहिए। मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मिस्टेक्स की हैं तो वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कोचिंग, तो कोचिंग में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो है ऑनलाइन कोचिंग, एक है ऑफलाइन कोचिंग। अगर हम ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो उसमें और ज़्यादा रिवीजन है। फॉर एग्जांपल प्रेपलैट ले सकते हो, आप मैरो ले सकते हो, सेरेबम ले सकते हो, डॉक्टरल्स है, आरआईज है, बहुत सारे ऑप्शन है। सिमिलरली ऑफलाइन में भी बहुत सारे ऑप्शन है। ऑफलाइन कोचिंग में बस आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पे भी उनका सेंटर होगा। दिल्ली में अगर होगा, दिल्ली में बहुत सारे सेंटर्स, तो फॉर एग्जांपल आरआईज है, मिस्ट है, मेडनेक्स्ट है, ये सब वहाँ पे सेंटर्स है। तो ये हो गया ऑफलाइन का। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में मेजर डिफरेंस यही है कि ऑफलाइन में वहाँ फिजिकल प्रेजेंस रहेगा तो ऑनलाइन में भी लाइव इंटरेक्शन रहेगा कुछ में, और ऑफलाइन में भी लाइव इंटरेक्शन रहेगा। पर ऑफलाइन में आप टीचर्स के साथ जो भी है बातचीत वगैरह कर सकते हो, ऑनलाइन में उतना नहीं होता है। ऑनलाइन जो मैंने किया है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन में सेरेबेलम का FMG मिशन 200+ करके एक प्लान है, वो मैंने थॉरोली फॉलो किया, एकदम ब्लाइंडली फॉलो किया। देखो और भी ऑप्शंस थे मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैरो, प्लेटर, डॉक्टर्स वगैरह, ये भी ऑप्शंस थे, मैं ले सकता था। पर मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उनमें लाइव क्लासेस वगैरह नहीं थे, उनमें रिकॉर्डेड वीडियोस थे, और मतलब उन्होंने शेड्यूल भी नहीं बना के रखा था। तो सेरेब्रम वालों ने एक प्रॉपर शेड्यूल बना के रखा था मेरे टाइम पे। तो उनका जो प्रिपरेशन का स्टार्टिंग था वो अगस्त से हुआ था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स। सो 5 मंथ का प्रिपरेशन के हर रोज़ हमारे लाइव क्लासेस होते थे उसमें, उस FMG जो मिशन प्रोग्राम है उसमें। और जो लाइव क्लासेस होते थे वो 5 बजे से शाम के, रात के 11 से कभी कभी 12 बज जाते थे। इतना मतलब 6-7 घंटे का एक क्लास होता था, और उसमें 3 ब्रेक्स हुआ करते थे। और रात में क्लास होने के बाद लेट नाइट PYQ का सेशन होता है, जो लैब 1 जो 3 मंथ का होता है। पहले लैब्स बताता हूँ कि 5 मंथ का प्रिपरेशन होता है, उसमें 3 मंथ्स का लैब 1 होता है, जिसमें बेसिक सारी चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट वगैरह होते हैं, सब 19 के 19 सब्जेक्ट्स वो सब टीचर्स बताते हैं हर रोज़ के लाइव क्लास में। उसमें बेसिक कंसेप्ट एक बार आपके पक्के हो गए तो फिर लैब 2 में रिवीजन सेशन होता है, यही 19 सब्जेक्ट्स वापस रिवाइज किए जाते हैं। और लैब 3 एक्स्ट्रा फास्ट एक्सप्रेस रिवीजन टाइप में होता है, जो जिसमें 8-10 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं। तो लैब 1 में मैं जैसे कि बोल रहा था, लेट नाइट PYQs होते हैं, 25 PYQs होते हैं। हर एक दिन आपको रात में सॉल्व करने होते हैं और वो उसके सॉल्यूशंस देखने हैं। ये चलता रहेगा 3 मंथ तक। उसके बाद में 3 मंथ के बाद जब लैब 2 स्टार्ट होगा, उसमें मिक्स टाइप लेट नाइट PYQs आएंगे। लैब 1 में सब्जेक्ट वाइज थे, लैब 2 में अभी मिक्स वाइज PYQs आएंगे, सारे मिक्स सब्जेक्ट्स पर PYQs ही, और वो 40 आएंगे 60 डेज तक। उसके बाद में मतलब आगे कंटिन्यू रहेगा। ये लैब 1 में 19 के जो सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट के बाद में एक टेस्ट होगा, एक एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद में एग्जाम एंड डिस्कशन सेशन होगा। तो हर एक एग्ज़ाम में मान लो 50 to 75 MCQs होते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर डिस्कशन होता है। सिमिलरली लैब 2 में भी सेम है, एग्जाम एंड डिस्कशन होगा, एग्जाम्स होंगे। तो और उसके बाद में आपको कस्टम मॉडल्स भी सॉल्व करना है, ठीक है।
एक बात याद रखना मेरे कि क्यू बैंक सेरेबेलम की फॉलो मत करना। क्यू बैंक में मतलब ये जिस तरह से मैंने फॉलो किया है वो बता रहा कि क्यू बैंक फॉलो करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी क्यू बैंक थी और मतलब 19,000 क्वेश्चन थे उसमें। और स्टार्टिंग में फॉलो करना चाहता था पर वो मुझसे हो नहीं पाया, बहुत शेड्यूल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने क्यू बैंक को हटा दिया। मैं जो हर रोज़ के जो PYQs थे, एग्ज़ाम एंड डिस्कशन सेशंस थे, उसके बाद में मैंने कुछ कस्टम मॉडल सॉल्व करने स्टार्ट किए थे मैरो के, और उसके साथ में जो GTs दिया करता था। GTs के बारे में बात करना चाहूँगा कि GTs कुल मिलकर कितने दिन है। देखो मिनिमम आपको याद रखना, आपको मिनिमम 7 GTs देने हैं 5 मंथ के प्रिपरेशन में, ठीक है। 2 इन द फर्स्ट लैब एंड 5 इन द सेकेंड लैब। दिस मच GTs यू हैव टू गिव, यू शुड गिव, ओके। तो GTs जो है 300 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 5 आवर्स में सॉल्व करना है। 2.5 शिफ्ट में आप सॉल्व कर सकते हो GTs पार्ट 1 पार्ट 2। नोट्स के बारे में क्या करना है, मतलब नोट्स कौन से खुद ब खुद लिखने हैं या फिर प्रिंटेड नोट्स हमें मंगाने हैं। तो देखो आप प्रिंटेड नोट मंगा सकते हो, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर आप खुद ब खुद नोट्स लिख रहे हो तो वहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा और आपको फिर रिविजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, MCQs के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये सब दिक्कत आ रही है। और अगर प्रिंटेड नोट्स भी ले रहे हो तो प्रिंटेड नोट्स में भी बहुत सारे ऑप्शन है सेरेबेलम में। फॉर एग्जांपल मेन नोट्स ऑप्शन है जिसमें 19 बुक्स का सेट आता है पूरा, और वो बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप वो ले रहे हो तो मतलब मेरे ख्याल से तो मत ही लेना, क्योंकि अगर आपने लिया भी तो 5 मंथ में आपका एक बार वो पूरा पढ़ के हो जाएगा, पर उसके बाद रिविजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और जो सेकंड वन है वो है क्विक रिविजन नोट्स। अब क्विक रिविजन नोट्स ये सबसे बेस्ट आइडिया है यहाँ पे, क्योंकि क्विक रिविजन नोट्स सिर्फ 5 बुक्स का सेट है जो कि इजीली रिवाइज हो सकता है 2-3 बार, और बहुत शॉर्ट क्रिस्पी एंड कंसाइज कंटेंट है इस पर। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है मिशन वर्कबुक्स। अब मिशन वर्कबुक्स में क्या होता है, जो हर रोज़ सर या टीचर्स जो है हमें पढ़ाते हैं तो वो सिमिलर जो उनके सामने स्क्रीन है सेम हमें वर्कबुक्स में मिलेगा, और उसमें कुछ मतलब ब्लैंक स्पेसेस होंगे और उसमें हमें लिखना है पेन से। तो इस तरह से होगा, तो एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिविजन के लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने जो ऑर्डर किए थे वो थे क्विक रिविजन नोट्स, कुछ इस तरह से दिखता है सेरेबेलम की क्विक रिविजन नोट्स, और मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद में एक और ऑप्शन होता है वो है BTR। शायद आपने सुना होगा BTR, पूरी तरह रटो बिलीव तो रखो, बाय जैना बोरा, फाउंडेशन ऑफ डॉक्टर जैना बोरा। She created this. I have had this book BTR by Zaina Bora. So ये this is also one of the better revision tool. बट अगर आप इसको लैब 1 से अगर कर रहे हो, इसको BTR के वीडियोस भी अलग आते हैं और ये बुक्स भी एक अलग आती है। अब इसमें ये वर्क बुक्स है, इसमें भी एक्टिव रिकॉल करके लिख सकते हैं, पर उसके लिए अलग थोड़ा सा टाइम खर्च करना पड़ेगा। पर एट लास्ट में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि ये रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन BTR से। हालांकि कुछ लोग मतलब सिर्फ BTR से भी FMG क्रैक कर लेते हैं, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर उसके लिए आपका मतलब क्या बोलते हैं, हर रोज़ का जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी सारा स्ट्रांग होना चाहिए। यू हैव टू बी सेल्फ कंसिस्टेंट, ओके। नेक्स्ट इज रिविजन कैसे करना है। इसमें रिविजन देखो, अगर आपने आज अगर एक टॉपिक पढ़ा, टीचर आके कुछ टॉपिक पढ़ा, मान लो सर्जरी पढ़ा है, तो अगले दिन आपको सेम टॉपिक कुछ भी करके ख़त्म करना है। जो भी आपको मिलते हैं 4-3 घंटे अगले सुबह, उतने में आपको ख़त्म कर देना है। उसके ऊपर से बस जो भी MCQs हो सकता है, थोड़े बहुत MCQs स्टार्टिंग जितना कवरअप कर सकते हो, 25, 30, 24 जितना कवरअप कर सकते हो लैब 1 में, उतना कवरअप कर देना। लैब 2 में आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। 1-2 सब्जेक्ट के बीच में एक गैप मिलेगा, और उस गैप में आप लोग खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो फिर ये आपको एक एडवांटेज मिलेगा लैब 2 में कि आप खुद ब खुद कर सकते हो। तो फिर आप जो चाहे जो आपका जो लैब 1 में जो भी सब्जेक्ट जो है वो वीक है, उसको यहाँ पे आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ओके। तो रिवाइज करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा लैब 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। और एट लास्ट में एक्सप्रेस रिविजन मोड जो होता है, लैब 3 जो होता है, उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ओके। वो होते हैं सुबह 10 से लेके रात के 9 बजे तक, बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, पर उसको स्किप नहीं करना, क्योंकि जैसे लैब 1 का शॉर्ट वर्जन लैब 2 है, जिसमें अगर लैब 1 के एंडिंग में आपको ऐसा शायद अगर आप कर रहे तो
ऐसा लगेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट छूट गए हैं या फिर भूल गए हैं हम लोग, तो फिर कोई टेंशन मत लेना। ओके, शायद ऐसी एंजाइटी आ सकती है, पर लैब 2 में जब स्टार्ट होगा और सर वापस पढ़ाएंगे आपको टीचर्स, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एवरी डे, यू हैव टू शो अप फॉर योरसेल्फ एवरी डे। ओके, that's the key to success for FMG. Next is mistakes. So what mistakes I have done, I will tell you. Okay, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर है काफ़ी अच्छा है, उसको फॉलो करें। दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर अच्छा है तो उसको फॉलो करते हैं। तीसरे सब्जेक्ट के लिए तीसरा टीचर फॉलो करता है, मतलब अच्छा है तो उसको फॉलो करते हैं। तो फिर बहुत लोग ऐसे कर रहे थे मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, तो फिर मैंने भी ऐसा सोच रहा था। और मुझे एक सब्जेक्ट जो था जिसमें सेरेबेलम में कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेडिसिन। और मेडिसिन में मतलब स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग सर से अंडरस्टैंडिंग करने में, मुझे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए मैं सेरेबेलम से शिफ्ट कर दिया किसी और टीचर पे, मेडिसिन से। ओके, जो मेडिसिन का लैब 1 का जो 7 दिन था उसमें मैंने लाइव क्लासेस अटेंड नहीं किए और किसी दूसरे टीचर के पास गया था, और मतलब उनके रिकॉर्डेड वर्जन्स थे मेरे पास। तो वो जब मैं रिकॉर्डेड वर्जन देखा, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया साथ में, पर लैब 2 जब आया तो वापस मेडिसिन के टीचर आ गए थे। और उस टाइम पे मैं सोच रहा कि यार जो पहले वाले जो मेरे टीचर थे उनका रिवाइज कर दूँ, पर उनका रिवीजन का मेरे पास कुछ वीडियो नहीं था। या फिर बोल सकते हैं कि यार मुझे लगा कि यार मतलब ये वाले सेरेब्रम टीचर वो अभी ज़्यादा अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो फिर मैंने इन पे शिफ्ट कर दिया और देखा यार कि ये सब कुछ नया है। मेडिसिन मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं है, इस तरह से कुछ लग रहा था मुझे कि मेडिसिन मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल पूरा नया, एब्सोल्यूट जीरो, मतलब दिमाग में कुछ नहीं था मेडिसिन, ऐसा लग रहा था। MCQs भी नहीं आ रहे थे, जो भी आ रहे थे तुक्के से आ रहे थे, ऐसा लग रहा था। तो फिर उस टाइम पे FMG के लिए सिर्फ 20-25 दिन थे, तो फिर मैंने जितना टाइम हो सके मेडिसिन को ज़्यादा बाकी सब्जेक्ट से कवर अप कराया, और जितना हो सका मेडिसिन मेरे से 20-25% जितना हो सके मैंने कवर अप कर दिया लास्ट के एंड तक। तो ये था मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक, सिर्फ मेडिसिन के लिए नहीं और भी 2 सब्जेक्ट के लिए मैंने ऐसे कर दिया था। तो फिर इसलिए मेरे मतलब 185 आ गए, इतने जो कम आ गए ऊपर की जो मिस्टेक्स हो गए, इनकरेक्ट्स हो गए, वो इन सब्जेक्ट्स के थे, मेडिसिन, माइक्रोबायो और पैथो वगैरह। तो इन सब्जेक्ट्स में मेरे कम आ गए थे मार्क्स। एक और चीज़ है कि FMG के जब लास्ट एंडिंग 3-4 दिन आते हैं, तो फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है कि यार अब मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है, और उस टाइम पे मतलब एग्जैक्टली हमें क्या रिवाइज करना चाहिए, या फिर मतलब कैसे करना है, MCQ सॉल्व करना है, GTs देनी, क्या करनी है। तो देखो लास्ट के 3-4 दिन है, कुछ नहीं करना, GTs वगैरह अपने बहुत सॉल्व कर दी। अगर ये सब मैंने अभी तक बोला है, ये सब अगर आपने फॉलो कर दिया, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के 2-3 दिन उसमें सिर्फ आपको जैना मैम का मेगा BTR रिवीजन होता है FMG के, स्पेशल FMG के लिए। वो जो लास्ट के 2 दिन जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पे आपका FMG का सेंटर आया है, तो वहाँ पे आप अगर जा रहे हो तो आप ट्रेन में या फिर जैसे भी जा रहे हो, उसमें देख सकते हो मेगा BTR वाला FMG का, जैना मैम का, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, ऐसा भी आया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज just let me know in the comments.